नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है आज की बात का और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। यूपी में दोबारा सत्ता पाकर मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ अब कानून व्यवस्था को लेकर और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। अगले 100 दिन की कार्य योजना के तहत अब अफसरों को मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले को प्राथमिकताओं में सबसे आगे रखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत सख्ती करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। अगले 100 दिनों के भीतर सीएम योगी के आदेश पर पुलिस पॉक्सो एक्ट वाले मामलों में 1000 अपराधियों को सजा दिलाकर कड़ा संदेश देगी। और इतना ही नहीं, पॉक्सो एक्ट के मामलों में 1 महीने के भीतर आरोपियों को सजा सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं और बच्चियों के जो मुद्दे हैं वो कितने अहम हैं, ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। महिलाओं और बच्चों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी हैं उनको सजा देने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं बच्चों संग अपराध वाले नहीं बचेंगे, उनकी खैर नहीं है। और अगले 100 दिनों में देखिए लक्ष्य रखा गया है कि जो आरोपी हैं ऐसे मामलों में उनको सजा हो। और ये अधिकारियों को 2-2 कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि अधिकारी इस पर ध्यान दें और ये फोकस में ये मुद्दा रहे, इसका ख्याल रखें। 1000 अपराधियों को 100 दिनों के भीतर सजा मिलेगी, ये भी तय किया गया है। मामले में 1 महीने में सजा दिलाने का लक्ष्य है। और पॉक्सो एक्ट के मामलों में जो आरोपी हैं उन पर अब सजा होगी, उन पर कार्रवाई होगी। अपराध पर सीएम की सख्ती पार्ट 1 में भी आपने देखा था। कानून व्यवस्था के मसले पर किस तरीके से सख्त योगी आदित्यनाथ रहे 5 सालों तक, और उसके बाद जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार सत्ता संभाली है, तो उनकी जो सख्ती है वो और भी बढ़ गई है। अधिकारियों के साथ में लगातार वो ले रहे हैं बैठक, और बैठक करके अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि महिलाओं और बच्चों संग अपराधों वाले जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। उन्हीं के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुभव, ये पार्ट 1 में भी हमने देखा था और पार्ट 2 में भी वही दिख रहा है, हालांकि सख्ती और भी ज्यादा बढ़ गई है मुख्यमंत्री की। किस तरीके से सजा होगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से 100 दिनों का लक्ष्य अलग अलग विभाग तय कर रहे हैं, उसी तरीके से गृह विभाग ने भी ये तय किया है कि 100 दिनों के भीतर खासतौर से जिलों में जो पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं उसमें जिन्होंने महिलाओं के साथ अपराध किया, बच्चों के साथ अपराध किया, ऐसे 1000 लोगों को सजा दिलाने का ये लक्ष्य तय किया गया। और ये बड़ा लक्ष्य है। इससे एक मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा? बीजेपी ने चुनाव के दौरान कहा महिला सुरक्षा के लिए बहुत कदम उठाए गए। अगर आप देखिए तो महिला सशक्तिकरण के लिए और मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। तो इस अगर हम कहें इस कार्य योजना के जरिए यही मैसेज दिया जाएगा कि महिलाओं का, बच्चियों का किस तरीके से इस सरकार में ख्याल रखा जा रहा है। और इसीलिए 100 दिनों का ये टास्क दिया गया है। एक तो इस तरह के मामले 1000 जो हम कहें अपराधी हैं या जो संलिप्त आरोपी हैं उनको सजा दिलाया जाए। अभियोजन इस तरीके से काम करे कि जो है वो सजा उनको जल्द से जल्द मिल सके। कई बार हमने ये देखा है कि मामले में बहुत देरी होती है। क्यों? क्योंकि अभियोजन उस तरीके से सुनवाई नहीं कराता। उस मामले की सुनवाई में बहुत देरी होती है और उसमें अगर हम कहें पीड़ित लोगों को न्याय भी नहीं मिल पाता। तो इस पर भी कार्य योजना तैयार हुई है कि ऐसे मामलों में महीने भर के भीतर ही सारी सुनवाई पूरी कराकर ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। दूसरा, सभी जिलों में जो टॉप 10 अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और ये भी साफ तौर पर कहा गया है यहाँ पर ईसीएस होम की तरफ से कि ऐसे अपराधियों को सजा दिलाई जाए, उसमें भी कहीं कोई देरी ना होने पाए। तो एक तरफ आप देखिए जो महिला सशक्तिकरण की बात है, मिशन शक्ति की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जो सरकार ने वादा किया था उस पर भी काम करने की योजना ये तैयार की गई है। और 100 दिनों के भीतर ही इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है। और चुनाव के दौरान अनुभव ये बार बार कहा गया कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया और उसका असर हमने देखा, नतीजों में भी वो दिखाई दिया। अब महिलाओं ने जो सरकार का ख्याल रखा है, सरकार भी महिलाओं का ख्याल रख रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, ये दिखाने की भी शुरुआत में एक कोशिश है और एक कड़ा संदेश इसके जरिए देने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए।
आज 19 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता टीईटी परीक्षा यानी यूपी टेट परीक्षा 2021 का रिजल्ट आने वाला है, जिसका अभ्यर्थियों को लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार था। आज इंतजार खत्म हो जाएगा। दरअसल 28 नवंबर 2021 को पेपर लीक होने के बाद रद्द हुई यूपी टेट की परीक्षा फिर से 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी और विधानसभा चुनाव होने की वजह से अब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया था। लेकिन आज परीक्षा नियामक प्राधिकारी रिजल्ट घोषित करेंगे, जो वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और वेबसाइट भी बताई जा रही है जिसमें पूरी जानकारी मिलेगी। उसमें जाकर के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस इम्तिहान के लिए 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण करवाया था और करीब 18 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। इसके बाद से उम्मीदवार परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज यूपी टेट का रिजल्ट जारी होने वाला है। इंतजार जो लंबे वक्त से 19 लाख से ज्यादा छात्र कर रहे थे, उनका इंतजार आज खत्म हो जाएगा। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके मोहम्मद मोइन, आपको सीधे लिए चलते उन्हीं के पास। मोहम्मद मोइन, देखिए लंबा इंतजार हुआ, 19 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो टकटकी लगा करके देख रहे हैं वेबसाइट की तरफ, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कितना बड़ा दिन उनके लिए है और 2 बजे के बाद रिजल्ट आ जाएगा कभी भी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज दोपहर 2 बजे के करीब रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि जो रिजल्ट है वो सीधे तौर पर जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, जो संस्था ने इस परीक्षा को कराया था, उसकी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और आमतौर पर जो यूपी टीईटी का रिजल्ट होता है उसमें बहुत कम अभ्यर्थी ही पास हो पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। आमतौर पर 15 से लेकर 17-18% तक ही रिजल्ट जाता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी थी। तो 19 लाख के करीब अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो आज सामने आने वाला है। तो बेसब्री से इंतजार है अभ्यर्थियों को। और तमाम अभ्यर्थी आज सुबह उठ करके मंदिरों में गए, पूजा पाठ किया, उन्होंने प्रार्थना किया। नवरात्र चल रही है तो देवी मंदिरों में खास तौर पर लोग गए और लोग ये भगवान से, देवी माँ से ये कामना करते रहे कि उस परीक्षा में उनको कामयाबी मिले, ताकि वो टीचर्स बनने की उनकी राह में जो है वो जो एक रुकावट थी वो दूर हो जाए और वो टीचर बनने का जो सपना उनका है वो पूरा हो सके। आपको बता दें कि इस परीक्षा का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। 28 नवंबर को पहले ये परीक्षा होनी थी, लेकिन उसी दिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद 23 जनवरी को दोबारा परीक्षा कराई गई, तो उसमें बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उसी दिन कुछ और परीक्षाएं भी थे जिसकी वजह से तारीखें क्लैश कर रही थी। तो उसके बाद इस फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लग चुकी थी, शासन ने मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए उसे टाला गया। लेकिन अब जा करके आज वो तारीख आ गई है जब रिजल्ट जारी होने जा रहा है। हालांकि जो तमाम सवाल पूछे गए थे प्रश्न पत्र में, उनको लेकर भी विवाद था और कल एक संशोधित आंसर की परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी की है। उसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनमें किसी पर भी टिक करने वाले अभ्यर्थी को पूरे बराबर से नंबर दिए जा रहे हैं। यानी परीक्षा का विवादों से गहरा नाता रहा है। अब जब रिजल्ट आएगा तब क्या उस पर कोई कोहराम नहीं मचेगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास बहुत लंबा समय था, ऐसे में जो भी कमियां रही होंगी उसे वो निश्चित तौर पर दूर कर लिए होंगे। लेकिन आज अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन है और दोपहर 2 बजे के करीब परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो संस्था है उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे जारी कर दिए गए। और बहुत सारी उम्मीदें हैं छात्रों की इस रिजल्ट से। तमाम विवादों से नाता भी इसका रहा, लेकिन विवादों से निकलते हुए आज जो रिजल्ट की घड़ी है और तमाम जो छात्र हैं वो इंतजार भी कर रहे हैं कि रिजल्ट उनके लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका मोइन, पूरी जानकारी। और अब बात अखिलेश यादव की उस सीख की जो अखिलेश यादव ने अपने हारने वाले उम्मीदवारों को दी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सुरक्षित सीट पर हारने वाले अपने उम्मीदवारों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अखिलेश यादव ने आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है उसका पूरा मंत्र उन उम्मीदवारों को दे दिया है। एक्शन में अखिलेश, हारने वाले विधायकों को संदेश। सुरक्षित सीट पर हार की समीक्षा, कैसे पास होगी एमएलसी की परीक्षा।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। और अब अखिलेश यादव इसी लाइन को अपने जीवन का फलसफा बनाने में जुटे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब अखिलेश उन सीटों की समीक्षा करने में जुट गए जहां पार्टी अच्छा करने के बाद भी हार गई। खास तौर पर अखिलेश की नजर यूपी की उन सुरक्षित सीटों पर है जहां समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, क्योंकि गुरुवार को अखिलेश यादव ने सुरक्षित सीट पर चुनाव हारने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। घंटों तक चली इस बैठक में हार की 360 डिग्री समीक्षा हुई। इस बैठक में हार के पीछे की एक बड़ी वजह वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम कटना बताया गया, और अब इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वो वोटर लिस्ट से कटे नाम की शिकायत एसएसपी से करें, और अगर 10 दिनों तक संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। गौरतलब है कि जब चुनाव के नतीजे आए थे, समाजवादी पार्टी ने खुले मंच से हर सीट पर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने अब हार के कारणों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। आज पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने जो सुरक्षित सीटें हैं वहां जो लोग चुनाव लड़े थे उन उम्मीदवारों को बुलाया और उनके साथ बैठक की। तकरीबन 50 के आसपास ऐसे जो कैंडिडेट थे जो हार गए वो पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की, साफ तौर पर ये कहा कि अब आगे की जो रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की, उसके तहत जिन लोगों के वोट काटे गए, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, ऐसे लोगों को साथ लेना है और फिर कोतवाली में जाना है, थाने पर जाना है, वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए रजिस्टर्ड डाक से भेजनी है चिट्ठी। दरअसल सपा को लगता है कि सुरक्षित सीट अगर वो जीत जाती तो कहानी बदल सकती थी, क्योंकि यूपी में 86 सीटें सुरक्षित हैं, जिनमें से 84 अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें से 65 सीट भाजपा ने जीत ली, सपा के खाते में 20 सीट आई, जबकि 1 सीट राजा भैया की पार्टी ने जीती। और जो बसपा कभी इन सीटों की सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती थी, वो खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में अखिलेश यादव सुरक्षित सीट पर मंथन कर एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षित सीट पर उसका असर दिखे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश सुरक्षित सीट के जरिए कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। पहली चुनौती उस वोट बैंक को एकजुट रखने की है जो इस बार सपा को मिला। दूसरी चुनौती गठबंधन के साथी दलों को साथ रखने की। तीसरी चुनौती हर समाज को साथ लेकर चलने की है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव जो लोकसभा चुनाव के वक्त भतीजे को अपना नेता बता रहे थे, वह पूरी तरह से भाजपा की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। इधर अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि शिवपाल के नाम पर चर्चा करना ही समय खराब करना है। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। वैसे जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने अपने लिए टारगेट सेट कर लिया है, और ये बात अखिलेश ने उसी दिन साफ कर दी थी जब उन्होंने सांसद का पद छोड़कर विधायकी को तरजीह दी और संघर्ष के लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को चुना। और अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश की पहली परीक्षा 9 अप्रैल को होने वाली है, जब उच्च सदन के लिए एक बार फिर सपा और भाजपा आमने सामने होंगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मेरठ से है। मेरठ में टेंट के गोदाम में कल रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लाखों रुपए का सारा सामान जल करके राख हो गया। इस आग से इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। शहर कोतवाली इलाके के प्रहलाद नगर का ये पूरा मामला है, वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो टेंट के गोदाम में किस तरीके से आग लगी और आग वहां पर किस तरीके से धधक रही है, वो तस्वीर भी आप देखिए। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है कहा जा रहा है। लाखों रुपए का जो सामान यहां पर रखा गया था वो जल करके खाक हो गया और दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया गया।
बड़ी खबर है लखनऊ से। ठाकुरगंज इलाके में आवारा कुत्तों के आतंक का मामला। भाई बहन पर कुत्तों के हमला वाले मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। अदालत ने राज्य सरकार, नगर आयुक्त और डीएम से जवाब तलब किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने सीएमओ को निर्देश दिया, घायल बच्ची का मुफ्त में इलाज हो। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कुत्ते के हमले में लड़के की मौत हो गई थी। 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और ये घटना अति विचलित करने वाली है। ये हाईकोर्ट ने कहा है कि ये घटना अति विचलित करने वाली है और जिसकी भी जिम्मेदारी है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इस पर देखिए सीएमओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि घायल जो बच्ची है उसका मुफ्त में इलाज हो और साथ ही साथ नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को नोटिस देकर के जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से। बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। ठाकुरगंज इलाके में आवारा कुत्तों के आतंक का ये मामला है। भाई बहन पर किस तरीके से कुत्तों के झुंड ने हमला किया और इस पूरे मामले पर एसपी ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसी पर अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुभव, देखिए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और फिर नगर आयुक्त और डीएम से जवाब तलब किया है, और क्या डिटेल्स है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 3 दिन पहले ये घटना हुई है राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में, जहां पर कुत्तों ने 2 बच्चे खेल रहे थे भाई बहन, और इतना बुरी तरह नोचा कि एक बच्चे की मौत हो गई और जो बहन थी वो अभी अस्पताल में है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और न केवल नोटिस जारी किया बल्कि साफ तौर पर ये टिप्पणी भी की है कि इस तरह की जो घटना है, ये जो घटना है ये अति विचलित करने वाली घटना है। यानी इस तरह की घटना जब होती है तो कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। और अब शासन को भी नोटिस जारी किया है, जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी किया और नगर आयुक्त को भी नोटिस हाईकोर्ट ने जारी किया है। लेकिन साफ तौर पर न केवल ठाकुरगंज का इलाका बल्कि राजधानी के ऐसे तमाम इलाके जहां हर दिन ऐसी खबरें आती हैं कि आवारा कुत्ते जो है वो किसी को काट लेते हैं, तो बहुत जगहों पर शिकायतें हैं और नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। और केवल हाईकोर्ट ने नहीं बल्कि जो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग है उसने भी नोटिस जारी किया है। चलिए, शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और फिर इस पूरे मामले पर किस तरीके से अब देखिए कोर्ट ने टिप्पणी की है वो और भी अहम हो जाती है। कानपुर से बड़ी खबर है, नहीं रुक रही बैंक लॉकर से चोरी की घटना। कराची खाना के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया फूलबाग के लॉकर से लाखों के जेवर गायब हुए। ये बड़ी जानकारी, नहीं रुक रही बैंक लॉकर से चोरी की घटना है कानपुर में। अब बैंक ऑफ इंडिया फूलबाग के लॉकर से लाखों के जेवर गायब हो गए हैं। पीड़ित ने फीलखाना पुलिस को तहरीर दी है लिखित में और पुलिस ने शक के आधार पर मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये जानकारी है। अब मैनेजर से पूछताछ की जाएगी कि आखिर मसला है क्या। फीलखाना थाना अंतर्गत 2 बैंकों से अभी तक हो चुकी है 10 चोरी की घटना और लगातार जो चोरी का सिलसिला है वो थम नहीं रहा। इसी पर रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, ये नया मामला फिर से सामने आ गया है, क्या जानकारी है? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है फूलबाग स्थित और यहाँ से जब एक वृद्ध अपने लॉकर को ओपन करने और उसमें रखे हुए सामान की तस्दीक करने पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि 50 लाख का जो कीमती जेवर उनके रखे हुए थे लॉकर में वो भी गायब है। लॉकर बिना चाबी के ही खुल गया। जब वो लॉकर खोलने के लिए पहुंचे बिना चाबी के खुल गया। उसके बाद आने में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई और उसके बाद जब जांच की गई तो सामान गायब था। तो कानपुर में लगातार बैंक्स में रखे लॉकर्स में सामान गायब हो रहे हैं। कराची खाना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 9 लोगों के 3 करोड़ से ज्यादा के सामान गायब हो चुका है और ये एक नए बैंक में अब मामला निकल के आया है, बैंक ऑफ इंडिया फूलबाग शाखा में। तो हड़कंप की स्थिति है, ग्राहक परेशान है और लगातार पुलिस के आला अधिकारियों से मिल रहे हैं और अपना गायब सामान दिलाने की गुहार भी लगा रहे हैं। ठीक है रतीश, ग्राहक हैरान और परेशान है कि आखिर ये कानपुर में हो क्या रहा है। अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रतीश पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी का हर राज खुलता जा रहा है।
उसके मंसूबों के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने छापेमारी और भी तेज कर दी है। इस बीच जांच टीम नेपाल बॉर्डर से सटे जिले महाराजगंज में बड़ी कामयाबी टीम को हाथ लगी है। जैसे जैसे मुर्तजा से पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही आतंकी कनेक्शन को लेकर पर्दा उठता जा रहा है। खबर यह है कि मुर्तजा ने खुद कबूल किया है कि वो हमले से मैसेज देना चाहता था। खुलासा ये हुआ है कि मुर्तजा ने सहारनपुर से हिरासत में लिए गए अब्दुल रहमान से बातचीत में कहा था, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है, इस्लामिक देश बनाना है। और इतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ है कि मुर्तजा ने नेपाल के रास्ते विदेश भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब जांच टीम मुर्तजा के पिता से भी पूछताछ की तैयारी में है, ये कहा जा रहा है, जिसके लिए नोटिस भेजा जा चुका है। अब लगातार जांच की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसकी हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जल्द ही मुर्तजा के पिता से भी होगी पूछताछ। दरअसल महाराजगंज पुलिस ने नौतनवा थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक का नाम राहिल परवेज बताया जा रहा है, जबकि दूसरा शख्स उसका ड्राइवर है। ये दोनों ही संदिग्ध वाराणसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान दोनों के पास से देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी पहचान पत्र और कुछ नक्शे, साथ में दस्तावेज बरामद किए हैं। नौतनवा में नर्मदा गेस्ट हाउस में से 2 संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हम लोगों ने हिरासत में लिया है। एक राहिल परवेज नाम का व्यक्ति है और एक उसका ड्राइवर है, निखिलेश नाम है उसका, और ये दोनों बनारस के रहने वाले हैं। राहिल परवेज के पास से एक रॉ का फर्जी आईडी कार्ड मिला है। बाकी हम लोग डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। हमारे LIU है, SIO की टीम है और हम लोगों के सर्विलांस और साइबर सेल के लोग हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी विस्तृत पूछताछ चल रही है, कहाँ कहाँ गए हैं, किससे बात की है, सारे CVR वगैरह की स्टडी की जा रही है और जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे।